लास्ट हम लोगों ने जो भी पढ़ा था ध्यान है आपको? 2 मिनट एक बार रिवीजन करेंगे। बजट के प्रकार बताओ, बजट के प्रकार बताएं। 4 प्रकार के बजट बताए थे मैंने। ज़ीरो बेस्ड बजट, ज़ीरो बेस्ड बजट, दूसरा परफॉर्मेंस बजट, तीसरा आउटकम बजट, और चौथा है आपके जेंडर बजट। इसमें लास्ट में परफॉर्मेंस को देखा जाता है, परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि कितना काम हुआ। यहाँ शुरुआत में लक्ष्य दिए जाते हैं, आपको ये काम करना है, टारगेट दिया जाएगा। और यहाँ जेंडर पे आधारित महिलाओं के लिए 30% कोई फिक्स नहीं है, अलग से धन आवंटित करना है। एग्जाम्पल दिया मैंने, धन आवंटित करना अलग से 10%, 20%, 30%, वो बजट पर डिपेंड करता है कितना किया जाता है। ज़ीरो बेस्ड बजट मतलब शुरुआत से बजट कितना दिया जाए, पैसा कितना दिया जाए, ये शुरुआत से समीक्षा की जाएगी। शुरुआत से समीक्षा, उपयोगिता व्यवहारिकता की। ठीक, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। और आपको जो याद रखना है खास, 112 में क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये नहीं भूलना, वार्षिक वित्तीय विवरण। 110 में क्या लिखा हुआ है? धन विधेयक में क्या क्या आता है? ठीक है, 112, 110, फिर आप 117 और याद कर लो खास, वित्त विधेयक। सारे धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा को 14 दिन में उसको पास करना आवश्यक होता है। अगर पास न करे तो उसको पास मान लिया जाता है। और राज्यसभा चाहे तो सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा पर डिपेंड है। ठीक है, ये बेसिक शॉर्ट में मैंने रिवीजन कराया आपको कल का। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं सरकार की राजकोषीय नीति। सरकार की राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या होती है उसको हम देखेंगे। सरकार की राजकोषीय नीति वह होती है जिससे कर कितना लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, खर्चे कहाँ करने हैं, किस पर करने हैं, कर, खर्चा और घाटे का मैनेजमेंट किया जाए। सरकार की राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें कर, खर्चे व घाटे के प्रबंधन हेतु नीतियां बनाई जाती हैं। राजकोषीय नीति क्या है? 3 चीजें आएंगी। राजकोषीय नीति बनाएगा कौन? पहले तो ये बताओ, राजकोषीय नीति कौन बनाता है? पहले तो ये बात ध्यान में रखो कि राजकोषीय नीति बनाता कौन है। राजकोषीय नीति बनाएगी सरकार। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? सरकार। अब सरकार को क्या करना है? ये देखना है कि उसको खर्चे कहाँ कहाँ करने हैं, कर कैसे कैसे लगाना है,
आय व्यय हो गई उसके पास, तो फिर उसमें जो घाटा हो रहा है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है ना। कर, खर्चा, और उसको यूँ कह सकते हो बजट। बजट के लिए भी भाई खर्चा, कर, आय व्यय का भी मैनेजमेंट करना है इसको, है ना। कर हो गया, बजट हो गया, घाटा, है ना। बजट में खर्चा और वो सारी चीज़ें आ गई। तो राजकोषीय नीति में मुख्यतः क्या आएगा आपके, बजट आ गया, दूसरा आ गया आपके कर, और फिर आपके आ गया घाटे का प्रबंधन। राजकोषीय नीति में 3 चीज़ों का प्रबंधन खास तौर पे किया जाएगा। बजट में आय व्यय हो गया, है ना। बजट में खर्चा वैसे ही हो गया, आय व्यय हो ही गया इसमें, ठीक है। फिर ये आय व्यय पता कर लिया उसने, फिर ये देखना है कि कर उसको कैसे लगाना है। भाई आपके यूँ कहा जाए कि जीएसटी से, कर से पैसा आता है, जुर्मानों से पैसा आता है, लेकिन लगाना कैसे है ये भी तो एक नीति है। जीएसटी कितने % लगेगा ये भी तो एक नीति है। किस पर कितना लगेगा, किसको छोड़ा जाएगा, किस पर लगाया जाएगा, ये इसमें तय किया जाता है। पहले तो आप देख लो बजट में आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है, क्या हो रहा है, फिर आप ये तय करो कि कैसे बढ़ाया जाए, कैसे घटाया जाए, जीएसटी में किस में क्या % रखा जाए, कौन कौन से कर और लगा दिए जाएं, इनकम टैक्स के स्लैब क्या लगा दिए जाएं, है ना। ऐसी बहुत सारी नीतियाँ बनाती है सरकार। जैसे इनकम टैक्स का पूरा स्लैब आता है बजट में कि इस इनकम के बाद इतना टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, घाटे का प्रबंधन, घाटे का प्रबंधन। तो 3 चीजें घाटा लिख लो, घाटे का प्रबंधन के हिसाब से घाटा। तो राजकोषीय नीति कौन बना रहा है, सरकार। 3 चीजों का ध्यान में रखेगी नीति बनाने के लिए, बजट, कर और घाटा। उसके लिए जो कुछ भी नीतियां तय की जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, राजकोषीय नीति। बजट कैसे बनाना है उसके लिए भी नीति होती है। पहले बजट की प्रक्रिया 75 दिन में चलती थी। पहले बजट की प्रक्रिया फरवरी के एंड में प्रस्तुत किया जाता था, अब 1 फरवरी से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये भी तो नीति है कि 1 फरवरी को आप प्रस्तुत करोगे, 60 दिन के अंदर ख़त्म करोगे। तो कितने दिन हो गए, कब ख़त्म हो जाएगा आपके, 31 मार्च पे ख़त्म हो जाएगा। 1 अप्रैल से आपको बजट का पैसा भी मिल जाएगा। अगले साल जिसके लिए बजट बनाया गया है पैसा मिल भी जाएगा आपको। और पहले क्या होता था, बजट पास बाद में होता था और खर्चा वित्तीय वर्ष पहले चालू हो जाता था। तो ये भी प्रबंधन किया गया है, ठीक है। बजट के दिन घटाए गए। पहले एक चीज़ और होती थी, रेल बजट, आम बजट अलग अलग होते थे। रेल बजट, आम बजट अलग अलग होते थे। 2017 से रेल बजट और आम बजट एक कर दिए गए हैं। तो ये भी क्या नीतियां हैं। आगे क्या बात समझ में आपको। तो राजकोषीय नीति क्या है, बनाता कौन है, सरकार बनाती है। किस किस के लिए नीतियां बनाती है, बजट, कर और घाटे का प्रबंधन करने के लिए, घाटे का प्रबंधन हेतु या घाटे को मैनेज करने के लिए। जो घाटा हो रहा है उसको मैनेज भी तो करना है। अब घाटा हो गया मतलब मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं, पैसा कहाँ से लाऊंगी, उसके लिए नीति। विश्व बैंक से मांगने जाओगे, घर से मांगोगे, आरबीआई से मांगोगे, उसके लिए भी तो कुछ प्लानिंग बनाओगे। तो इसके लिए जो भी नीतियाँ बनाई जाएंगी, ठीक है, राजकोषीय नीति कहा जाता है उसे, है ना। ये लिखा हुआ है इस तरफ मैंने, ठीक है। राजकोषीय नीति हो गया। अब आगे बढ़ें क्या। राजकोषीय नीति बनाती सरकार है। एक नीति और होती है जिसे क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। 2 प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति सरकार बना रहा है, सरकार बनाती है। किन के संबंध में बनाती है, बजट के संबंध में बनाती है, कर के संबंध में बनाती है और घाटे के प्रबंधन के लिए
राजकोषीय नीति बनाती है। इनका प्रबंधन करके सरकार ये चाहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक प्रभाव पड़े। खर्चा कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए कि घाटा कम हो, उधार कहाँ से ली जाए, कितने प्रतिशत ब्याज पे ली जाए, कर कहाँ पे लगाए जाएं, ऐसी जितनी भी नीतियाँ बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सरकार जो भी नीतियाँ बना रही है उसे हम क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। इसके अलावा जो नीति होती है, दूसरी नीति है मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति ये है मुद्रा की तरलता से संबंधित नीति। शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये अलग ही चैप्टर है, उसको अलग से पढ़ेंगे। मुद्रा की तरलता से संबंधित नीति को क्या कहा जाता है, तरलता क्या होता है, लिक्विडिटी, मुद्रा की लिक्विडिटी क्या होती है, तरलता क्या होती है, पैसा पानी के जैसे बह रहा है तरलता। हालांकि ये नहीं है, पैसा ज़्यादा होना किसके पास, लोगों के पास। लोगों के पास अगर पैसा ज़्यादा होगा तो मार्केट में पैसा ज़्यादा है, उसको क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी। पैसा कम हो, पैसा ज़्यादा होना मतलब आप ये मान के चलो कि अगर पैसा ज़्यादा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। कई बार ही ऐसा भी हुआ है किसी देश में जहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई, थैले के थैले भर के आप नोट ले जा रहे हो, लेकिन आप दाल और चावल खरीद के ला रहे हो। तो ये उससे संबंधित नीति है। तरलता को कैसे मैनेज किया जाए, थैले भर के नोट थोड़ी ले जाते हैं अपन सामान खरीदने के लिए, उसको मैनेज करना, लिक्विडिटी को कितनी मुद्रा से कैसे आप मैनेज कर रहे हो और लोगों के पास कितना पैसा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति। और ये कौन सी नीति है, राजकोषीय नीति। क्योंकि आपको दिमाग में थोड़ा क्लियर भी हो कि कितने प्रकार की नीतियां हैं, दो प्रकार की नीतियां हैं, राजकोषीय नीति है और एक मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति किससे संबंधित है, मुद्रा की तरलता से संबंधित है। इसकी डिटेल अपन बैंकिंग और मुद्रा और बैंकिंग वाले सेक्टर में पढ़ेंगे जब वो चैप्टर चालू करूँगी। अभी हम इस नीति पे आ जाएं, राजकोषीय नीति पे। तो राजकोषीय नीति कौन बना रहा है, सरकार। सरकार क्या करती है, बजट के संबंधित नीति बना रही है, कर से संबंधित नीति बना रही है और घाटे को मैनेज करने के लिए नीति बना रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति के बाद आ जाओ सरकार का खजाना। खजाना, इसको आप क्या कह सकते हो, राजकोष। इसको आप क्या कह सकते हो, राजकोष। अगर मैं राजकोष कह सकते हैं, लेकिन खजाने से आपको चीज़ें जल्दी पकड़ में आएंगी। सरकार के 3 प्रकार के खजाने, सरकार के 3 प्रकार के कोष हैं। पहला संचित कोष, दूसरा लोक निधि या लोक लेखा निधि कहते हैं इसको। लोक निधि, कुछ किताबों में लोक लेखा निधि भी लिखा हुआ है। तीसरा है आपका आकस्मिक कोष या आकस्मिक कोष या निधि। ठीक है, संचित निधि कह लो, संचित निधि भी कह सकते हैं इसको, संचित कोष भी कह सकते हैं। निधि या कोष एक ही चीज है। ठीक है, सरकार के 3 प्रकार के खजाने हैं, सरकार के 3 प्रकार के कोष हैं। ठीक है, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। कोष और निधि से कंफ्यूज मत होना, या तो सबको निधि लिख लो, आकस्मिक निधि लिख लो। है ना, यहां तक क्लियर। 3 प्रकार के खजानों के नाम बताओ, संचित,
दूसरा लोक रेखा निधि, आकस्मिक। 3 हो गए। संचित निधि लिखा हुआ है आपके संविधान के अनुच्छेद 266 भाग 1 में, 266 1 में, और ये लिखा हुआ है 266 2 में, ये लिखा हुआ है 267। ये है अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद की संख्या। कई बार इसका भी क्वेश्चन आ जाता है। अब सरकार के कोष को कौन संभालता है? सरकार के खजाने का रखवाला है आरबीआई। सरकार के सभी खजानों का रखवाला के सभी कोष का रखवाला है ये मैनेजमेंट करता है, कोष को ये संभालता है, सरकार के खजाने को। ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री सीतारमन संभाल के बैठी हुई है, हैं? आरबीआई संभालता है। आरबीआई सारे बैंकिंग को, सारा पैसा कहाँ रखा हुआ है, वो सब कहाँ रखा हुआ है, आरबीआई संभालता है। पैसे का मैनेजमेंट ये रखता है। कोष का रखवाला कौन है? आरबीआई। ठीक है। आगे बढ़ें क्या? संचित निधि, यह सरकार की सबसे महत्वपूर्ण कोष है। यह सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कोष है। यह सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कोष है। जितने भी आपने कर आदि इकट्ठे किए हैं, कर हो गए, आय जो भी आपकी हो रही है वो किस में जा रही है? आय आपकी कितने प्रकार की है? राजस्व, आय और कैपिटल, पूंजीगत। राजस्व और पूंजीगत जो आय गई कहाँ गई? इन कोषों में गई, संचित निधि में चली जाती है। ठीक है। तो सारे जो आपकी आय है वो कहाँ है? संचित निधि में है। इसलिए ये कोष क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपके ये कोष क्या है? लोक निधि। आपकी बचतें आप बैंक में जमा कराते हो, सरकार को देना है ना। ठीक है। कर्मचारी को भविष्य निधि, जो कर्मचारी की भविष्य निधि है वो भी यहाँ रहेगी। डाक की जमाएं भी हैं जो यहाँ रहेंगी। डाक जमाएं, बचत की, बैंक की बचतें और कर्मचारी की भविष्य निधि जो किसकी हैं? जो किसकी हैं? कर्मचारी की है, आपकी है। आपने डाक में जमा करा के आ गए बचत, डाकघर, डाकघर समझते हो ना? डाकघर में कोई बचत करा के आ गए तो सरकार खर्च कर देगी क्या? आपको वापस नहीं देगी क्या? देगी। तो लोक निधि वो निधि है, एक तरीके से लेखा जोखा रख के सरकार उसको संभाल रही है बस। आप डाकघर और बैंक में पैसा रख के आ गए लेकिन सरकार से वापस लोगे। लोक निधि में कौन सा पैसा आ रहा है? सिर्फ सरकार उसको संभाल रही है और सरकार से आप वापस लोगे, मतलब आप लोगों का ही है और आपका पूरा अधिकार है, जब चाहो ले लो। आगे क्या बात समझ में? जैसे बचतें तो आप जैसे चाहो ले सकते हो। भविष्य निधि जो कर्मचारी की होती है उसके भविष्य में मिलती है, मतलब उसके नियम कानून के अनुसार आपको मिल जाता है। ठीक है। एफडी करा रखी है तो एफडी का जो ब्याज मिलना है उस हिसाब से आपको नियम कानून के अनुसार मिल जाएगा। ठीक है। तो ये निधि कौन सी है? जो सामान्यतः बचतें हैं, डाकघर की, बैंक की या कर्मचारी को भविष्य में मिलने वाली निधि है, वो किस में रहती है? लोक रेखा। लोक मतलब लोगों के लिए रखी हुई निधि है और सरकार उसका सिर्फ क्या कर रही है? एक तरीके से रक्षक बन के उसको रखे हुए है। सरकार इसमें से चाहे तो खर्च भी कर सकती है। ठीक है। लेकिन जैसे आप सब ने बचत कहाँ रखी? बैंक में। ठीक है। आप सब एक साथ थोड़ी मांगोगे जाके, सरकार के पास पड़ा हुआ है, वो नियम कानून से उसको यूज़ करती है, वापस आपके लिए रख देती है। मतलब एक बंदे ने मांगी, ठीक है, तो सरकार बैंकिंग से भी कर्ज ले सकती है। सरकार खुद भी कर्ज ले सकती है बैंक से। तो वो कहाँ से आता है बैंक के पास पैसा? आपका रखा हुआ पैसा है वहाँ पे। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाते हैं, शॉर्ट पढ़ेंगे फिलहाल। इकोनॉमिक्स का बेस बनने दो अभी आपका। संचित निधि, लोक निधि, आकस्मिक निधि।
ठीक है। संचित निधि क्या है? जितना भी पैसा कमा रही है सरकार इसमें डाल दिया, जो पैसा कमा रही है वो इसमें डाल दिया, कर से कमा लिया, पूंजी से कमा लिया, उधार से कमा लिया, सब किसमें डाल दिया? संचित निधि में डाल दिया। ये निधि कौन सी है? जो लोगों की ही है, जो सरकार उसका सिर्फ एक रक्षक की तरह रखे है और लोग चाहें तो उसको वापस ले सकते हैं, ठीक है। आकस्मिक निधि क्या है? ये जो निधि है संचित निधि, इसको संसद से पास किए बिना कि मुझे पैसा निकालना है, सरकार को जितना पैसा निकालना है संसद से पहले पास करवाना होता है, तभी पैसा आप निकाल सकते हो। संचित निधि में जो पैसा रखा हुआ है, जैसे बजट पूरे साल भर का बजट है, तो बजट को पहले संसद में रखा है, पास होगा तो आप निकालोगे, मर्जी है जो कुछ निकालते ही नहीं रहोगे, सरकार आ गई आपकी तो। एक एक बजट पास होता है, एक एक परसेंटेज कि इस मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को इतना पैसा दिया जाएगा, समाज कल्याण मंत्रालय को इतने लाख करोड़ दिए जाएंगे, और वो संसद से पास होता है, तभी संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए क्या होना चाहिए? पहले संसद से पास होना चाहिए जो पैसा आपको निकालना है, तभी आप पैसा निकाल पाएंगे, सरकार तभी पैसा निकाल पाएगी। अगर संसद से पास नहीं हो तो मतलब पैसा नहीं निकल सकता। आकस्मिक निधि क्या है? अब हर बार ही ऐसा नहीं है कि भाई हम संसद से पास होने के लिए बैठे गए, हमारे पास कुछ तो जेब में पैसा होना चाहिए। आपने बैंक में रखा हुआ है माना कि, ठीक है, आपके पास मैं आपकी बात कर रही हूँ पर्सनल के, किसी व्यक्ति के पास आकस्मिक निधि कौन सी होती है? जेब में पड़ी है, ठीक है। हम गए, हमारी गाड़ी खराब हुई, अगर बैंक से जाके पैसा निकल के आऊँ तब गाड़ी ठीक करें, ऐसा थोड़ी होगा। जेब में होना चाहिए पैसा। हवा खराब, आपकी हवा निकल गई उसके गाड़ी की, तो हवा भरवानी है तो बैंक से निकालने जाओगे क्या? पहले तो बैंक की लाइन में खड़ी रहूँ फिर मैं हवा भरवाऊँ, कुछ पैसा तो जेब में रखोगे। तो ये आकस्मिक निधि कौन सी है? आकस्मिक खर्चे आ गए सरकार के पास, पहले संसद में भागने की जरूरत नहीं, आकस्मिक निधि है इसके पास। कितनी? वर्तमान में 500 करोड़ रुपए। सरकार राष्ट्रपति से साइन करवा के या राष्ट्रपति की अनुमति से, जो राष्ट्रपति के सिग्नेचरी के अंडर में है, निकाल सकती है, और राष्ट्रपति वही करता है जो सरकार कहती है सामान्यतया, ठीक है। तो 3 निधियां क्या हैं समझ में आ रही है क्या? आपको याद रहेगी क्या? सरकार का खजाना याद रहेगा क्या? 3 प्रकार का है। पहला कौन सा? संचित निधि। दूसरा कौन सा? लोक लेखा निधि, लोक निधि। तीसरा कौन सा? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि कौन सी है? अचानक खर्चा आ गया तो सरकार कर सकती है। अचानक कोई खर्चा आ गया तो संसद से पास कराए बिना कर सकती है, उसको क्या कह रहे हैं? आकस्मिक। और संचित निधि संसद से पास करा के ही खर्चा करेगी। सारा खजाना तो संचित निधि में रखा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण निधि कौन सी है? संचित निधि है। सरकार का सारा पैसा संचित निधि में रखा हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे किसी के पास जैसे पर्सनल करोड़ रुपए हो, यहाँ लाख रुपए हो, 10 लाख हो, 10 लाख रुपए जेब में लेके थोड़ी घूमेगा वो। तो जेब में जितना रख के घूमता है वो तो क्या रहेगा? आकस्मिक निधि। बैंक में जितना रख के घूमता है वो क्या है? संचित निधि। और किसी दोस्त ने उसको दे दिया कि मेरे 10,000 रख गए तब तक, तो ये तो देने हैं भाई, है ना, है ना। वो तो लोगों का पैसा है, देना है। आपने बचत रखे है तो आप लोगे भी वापस, है ना। तो इस तरीके से ये सरकार के खजाने हैं। टेक्निकल भाषा आपको याद रखनी है। दूसरा है संचित निधि पर कुछ भारित व्यय होते हैं। भारित व्यय होते हैं जिन्हें संसद से पास नहीं कराना पड़ता, जैसे राष्ट्रपति की सैलरी, उपराष्ट्रपति की सैलरी, और उनको जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, वेतन भत्ते सब कुछ, है ना। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, संसद में आपके राज्यसभा का अध्यक्ष हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, और आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए। ये संसद से पास नहीं होंगे। इनके जो वेतन भत्ते निश्चित हैं वो उनको समय समय पे दिए जाएंगे, ठीक है। संसद से पास कराने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये लेंगे ना हर महीने, राष्ट्रपति को मिलता है ना वेतन भत्ते सब मिलते हैं,
रुक जाए, नहीं अब की बार राष्ट्रपति ये उच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय अपने अपने अनुसार निर्णय नहीं दे रहा है, रोक लो उसका पैसा, संसद से पास कराएंगे। इसका पैसा नहीं रोका जा सकता है ना। तो इसका पैसा क्या कहा जाता है, भारित व्यय है, जिसका पैसा आप रोक नहीं सकते। ठीक है, जैसे सरकार के कुछ उच्चतम जो पोस्ट है अपने संसद की, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इनके पैसे को, वेतन भत्तों को आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। भारित व्यय है, वो हर महीने जाएगा, बिना संसद से पास कराया जाएगा। आगे क्या बात समझ में है, आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको सरकार को अधिकार दे दो, संसद को अधिकार दे दो, सरकार का बहुमत है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ सिर्फ, जैसे अपने राजस्थान का उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय है, और मतलब सरकार का, केंद्रीय सरकार का क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। मतलब अगर अपन पूरे देश का कहें तो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। सरकार का नहीं होता है, अपन यूँ कह सकते हैं कि अपने देश का। ठीक है, और सभी राज्यों के क्या होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, अब जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, राम जन्मभूमि विवाद कहाँ गया था, सर्वोच्च उच्च न्यायालय में गया है ना। बीजेपी सरकार अपने हिसाब से चाहती है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी, उनका वेतन भत्ते कम करते, उनकी सुख सुविधाएं कम करते, उनको जो मिल रहा था कम करते। संसद तो उनकी है, सरकार तो उनकी है, पास ही नहीं करे उनके पैसों को। तो ऐसे आप छेड़खानी नहीं कर सकते। आगे क्या बात समझ में है ना। तो इनकी छेड़खानी नहीं हो सकती। हमारे हिसाब से ही आप क्या करो कि निर्णय दो, तो न्यायालय जो अपने हैं वो पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो पैसा मिल रहा है वो मिलेगा, सरकार भी नहीं छेड़ सकती। ठीक है, और ऐसे को क्या कहा जाता है, संचित निधि पर भारित व्यय। जिसे संसद से पास नहीं कराना है उसको छेड़ना नहीं है। तो अभी जो आपने पढ़ा, आपको समझ में आया क्या? क्या क्या पढ़ा है बताओ। राजकोषीय नीति समझ में आ गई। राजकोषीय नीति के बाद क्या पढ़ा? सरकार के खजाने, राजकोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, संचित, लोक निधि और आकस्मिक। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे, लोक वित्त। लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस क्या चीज है? लोक वित्त अर्थशास्त्र की डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर समझाऊंगी। वह शाखा है जिसमें लोक सत्ता या सरकारी प्राधिकरणों के माध्यम से सरकार आय एवं व्यय करती है एवं आय व्यय के बीच समायोजन, एडजस्टमेंट, कोऑर्डिनेशन, समायोजन, समन्वय करती है।
ये भाषा अगर आपको याद नहीं रहे, समायोजन, समन्वय, कुल मिला के आपको ये समझना है कि सरकार जो पैसा कमा रही है, सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, उसके बीच में उसका प्रबंधन करना है। सीधी सी भाषा क्या हुई कि सरकार जो पैसा कमा रही है, सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, उसके बीच में उसको समायोजन, एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट वर्ड तो याद रह जाएगा ना आपको, है ना। तो अब लोक वित्त में क्या आता है, लोक वित्त में ये है कि लोक वित्त में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। आय कहाँ हो रही है, अब आय हो रही है तो सिर्फ आय कहाँ से हो रही है, क्या वर्गीकरण है उसका, क्या विश्लेषण है, बहुत गहराई से जब स्टडी किया जाता है ना। तो लोक वित्त के अंदर क्या आएगा, एक तो पब्लिक सार्वजनिक आय, पहला क्या मुद्दा आएगा, सार्वजनिक आय क्या है। सार्वजनिक आय कहाँ से होती है, मेरी आय आपकी आय नहीं, सार्वजनिक आय मतलब सरकार की आय, सरकार को जो आय हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, पब्लिक इनकम, पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सार्वजनिक आय। दूसरा मुद्दा इसमें क्या आएगा, सार्वजनिक व्यय। तीसरा मुद्दा इसमें क्या आएगा, ऋण। ऋण भी कौन सा, सार्वजनिक ऋण। तीसरा आएगा वित्तीय प्रक्रियाओं का प्रबंधन। पांचवा आएगा इसमें राजकोषीय नीति। लोक वित्त में इन 5 चीजों का अध्ययन किया जाता है। लोक वित्त में निम्न मदों का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक आय में क्या अध्ययन करेंगे कि सार्वजनिक आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी आपको, कहाँ से, वर्गीकरण, विश्लेषण, भाई लोक वित्त में आप क्या देखोगे कि सार्वजनिक आय आपको कहाँ कहाँ से मिल रही है, उसका वर्गीकरण भी करोगे कि कौन सी आय किस मद में जाएगी, किस तरीके में जाएगी। जैसे कर से प्राप्त आय अलग है, पूंजीगत आय अलग है, राजस्व आय अलग है, तो ऐसे उसका वर्गीकरण और विश्लेषण करके सार्वजनिक आय में अध्ययन किया जाता है लोक वित्त के अंदर। फिर आपका व्यय में भी आपको ये आएगा कि इसमें भी आप वर्गीकरण विश्लेषण के साथ ये देखोगे कि कहाँ व्यय करने पर सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में फ़ायदा होगा। भाई सरकार व्यय करेगी तो सोच समझ के करेगी, उसका मेन उद्देश्य क्या होगा, अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी चले। जैसे अर्थव्यवस्था में कह रहे थे ना पहले कोरोना काल में, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कम हो गई, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रही है, घट रही है। तो सरकार ये चाहती है कि व्यय इस तरीके से किया जाए जिससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इसमें भी क्या होगा, आपका विश्लेषण करोगे कहाँ किया जाए, कहाँ किया जाए, विश्लेषण किया जाएगा, है ना, जिससे सकारात्मक प्रभाव हो। ये तो अंदर शॉर्ट की बात है, ये अपने कॉमन सेंस से ही आपको याद हो जाएगा। सार्वजनिक ऋण ऐसे ही नहीं आप किसी से ले लोगे। सार्वजनिक ऋण 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं। 2 प्रकार से मतलब विदेशों से और घरेलू से। आरबीआई में भी आपके पास पैसा पड़ा है, आप चाहो सरकार तो आरबीआई से भी पैसा मांग सकती है, तो वो भी ऋण है।
मर्जी है जितना, ऐसा नहीं कि लोगों के पैसे पड़े उसको खर्च करती जाए सरकार। आपने और मैंने वहाँ बचत करा के आई और सरकार खर्च कर रही है, उसको कह रही है अब तो नहीं देंगे आपको, हमने खर्च कर लिया। तो वो सरकार अगर खर्च करेगी तो ऋण लेगी। तो इस तरीके कहाँ से लिया जाए, विश्व बैंक से लिया जाए, है ना, या किसी और बैंक से लिया जाए जिससे मांगा जाए बाहर, उसको कहेंगे बाह्य स्रोत। और ये भी हो सकता है कि आप घरेलू स्रोतों से आप ऋण मांगो। तो ये जब चीज़ें अध्ययन की जाती हैं या इसका विश्लेषण किया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लोक वित्त में ये देखेंगे कि कहाँ से लिया जाए, सार्वजनिक ऋण कहेंगे। वित्तीय प्रक्रियाओं का प्रबंधन, बजट बनाना वित्तीय प्रक्रियाओं का प्रबंधन है। बजट बनाने का तरीका है ना, प्रबंधन है, प्रक्रिया है पूरी। ऐसे थोड़ी कि सीतारमन जी कुछ लिख के आ गई, कह दिया बजट बन गया। संसद से पास होगा, चर्चा होगी, है ना, विधेयक बनेगा, अनुदानों की मांग की जाएगी, विभागीय समितियां उसका विश्लेषण कर रही हैं, जांच कर रही हैं, फिर धन विधेयक के रूप में पारित हो रहा है, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, है ना। तो वित्तीय प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना, इसको इसमें आएगा, बजट बनाना, प्रबंधन करना हुआ ये चीज़। फिर आपकी इसी लोक वित्त में क्या आ रहा, राजकोषीय नीति भी इसमें आ गई। पूरी राजकोषीय नीति, पूरी राजकोषीय नीति में क्या क्या पढ़ा था अपन ने, बजट, कर लगाना यहाँ रह गया कहीं तो कर लगाओ, यहाँ कैसे कैसे लगाओगे, है ना, घाटे का प्रबंधन कैसे करोगे। तो लोक वित्त में क्या आ गए आपके 5 मुद्दे, ध्यान रख लो, थ्योरी तो आप कर ही लोगे। और शॉर्ट में अगर कहें तो लोक वित्त में क्या आता है, सार्वजनिक आय और व्यय और फिर उसका प्रबंधन। शॉर्ट में कहें तो क्या है, सरकार की आय, सरकार का व्यय और उसका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे होता है, इन सब से होता है, इन सब का विश्लेषण करने से होता है। किन किन मुद्दों पे विश्लेषण किया जाता है, सार्वजनिक आय कहाँ से हो रही है, सार्वजनिक व्यय कहाँ करना है, सार्वजनिक ऋण कहाँ से लिया जाएगा, वित्तीय प्रक्रियाएं कैसे चलाई जाएंगी, राजकोषीय नीति में भी बहुत कुछ तय किया जाता है। ये बात याद हो जाएगी क्या, लोक वित्त आपके एक टॉपिक है। लोक वित्त में क्या है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और उसके बीच में एडजस्टमेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब गहराई से देखोगे सार्वजनिक आय कहाँ से आ रही है, विश्लेषण वर्गीकरण करोगे, प्रबंधन कैसे करोगे, जब समझोगे तभी तो करोगे। किन किन मुद्दों पे अध्ययन किया जाता है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण का मतलब बाहर से लेना है कि घर से लेना है। घरेलू स्रोत क्या होंगे, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है और कोई सेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो घरेलू स्रोत हो गए, बाहर के कोई बैंक हो गए, देश के बाहर के, तो ऋण कहाँ से लेना है, ठीक है, उन पे भी डिसीजन लिया जाएगा। फिर आपके वित्तीय प्रक्रियाओं का प्रबंधन, कितने दिन में बजट बना लोगे, ऐसे बहुत सारी वित्तीय प्रक्रियाएं होंगी। जीएसटी कितने दिन में लग जाना चाहिए, कैसे उसका पास हो जाना चाहिए, ये वित्तीय प्रक्रियाओं का प्रबंधन है, ठीक है। कर कितने दिन में आ जाना चाहिए अपने पास, कैसे आना चाहिए, ये प्रबंधन है। फिर आपकी राजकोषीय नीति में अभी पढ़ा चुकी हूँ, राजकोषीय नीति में आप क्या कर रहे हो, बजट संबंधी, बजट के बाद कर संबंधी के बाद घाटे से संबंधित। ये जब निर्णय किए जाते हैं तो ये सारा मैटर किससे संबंधित है, लोक वित्त से संबंधित है। और ये सारे मैटर के सारे मुद्दे आपको याद नहीं रहते हैं तो क्या याद रखना है, सरकार की आय, सरकार की व्यय और उसके बीच में एडजस्टमेंट, इसको क्या बोल रहे हैं, लोक वित्त। हो गया याद, आगे बढ़ें क्या। अब लोक वित्त, आय और व्यय। अब अपन ये देखते हैं कि इंडिया में देखो बजट भी आपके 2 होते हैं। केंद्रीय सरकार अलग बजट बना रही है, राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार अलग बजट बना रही है। राजस्थान सरकार की अलग घाटे हैं और केंद्र के अलग घाटे हैं। जितने भी घाटे मैंने आपको पढ़ाए हैं, केंद्र के अलग घाटे होंगे और इधर राजस्थान के अलग होंगे। तो अभी तो अपन मुख्यतः किसका पढ़ रहे हैं, इंडिया से संबंधित पढ़ेंगे। जब इंडिया के कंसेप्ट आपको पूरे तरीके से संबंधित समझ में आ जाएंगे फिर अपन राजस्थान पे भी आ जाएंगे। बात आ गई समझ में आपको।
भाई बजट राजस्थान का अलग आता है या नहीं आता है? केंद्र का अलग आएगा, राजस्थान का अलग आएगा। अब भाई अपन ये पढ़ रहे हैं कि बजट क्या होता है, लोक वित्त क्या होता है, सिर्फ अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे राजकोषीय घाटा है तो केंद्र का अलग घाटा आएगा, राजस्थान का अलग घाटा आएगा। अब आ जाते हैं सरकार के पास जो आय होती है, माना 100 पैसा आय होती है, ठीक है, माना 100 पैसा आय होती है तो कितना पैसा कहाँ से आता है, यहाँ उसको प्रतिशत के रूप में भी आप ले सकते हो, ठीक है। माना कि 100 रुपये आते हैं, है ना, तो कितने रुपए कहाँ से आते हैं, ठीक है, इस तरीके से अपन कह रहे हैं। तो सबसे पहली आय सरकार की होती है, सार्वजनिक आय जिसको कहते हो आप, पहली आय होती है कहाँ से? उधार से। सबसे ज़्यादा ये आय कहाँ से करती है सरकार? उधार से। कितने? 35%। और पैसों के रूप में आए तो 35 पैसा 100 में से उधार मांग लेती है, ठीक है। सरकार की मुख्य आय क्या है? 35 उधार। फिर इसकी आय है जीएसटी, कितना? 16%। फिर इसकी आय है जीएसटी के बाद निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 15%। फिर इसकी आय है इनकम टैक्स, ये एक ही चीज़ है, इनकम टैक्स, ये भी आपके 15%। फिर आपके है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये है 7%। ये मुख्य मुख्य हो गए, बाकी फिर आपके कम आएंगे प्रतिशत में। आय पैसे के रूप में आए, प्रतिशत के रूप में आए। देख, पैसे के रूप में क्या लिखेंगे? 100 पैसा आता है तो 35 पैसा कहाँ से आया? प्रतिशत में इतने प्रतिशत यहाँ से आई। व्यय आप कहाँ करते हो? ब्याज चुकाने में। ब्याज चुकाने में कितने प्रतिशत कर लिया? 20% आपने खर्च कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ब्याज चुकाने में 20% खर्च कर लिया। फिर केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा, इसमें 17%। फिर आपके सेंट्रल सेक्टर स्कीम, में आया आपके 15%। फाइनेंस कमीशन, ग्रांट्स एंड अदर ट्रांसफर्स, ये है आपके 10%। पांचवा लिखो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपके 9%। और दो चीज़ें ऊपर लिख रही हूँ इसी व्यय में, सब्सिडी,
सरकार जितना कमाती है उसमें से 8% सब्सिडी में दे देती है और रक्षा बजट में 8% दे देती है, बाकी मदें छोटी छोटी हैं, 8% से भी कम, छोटे मोटे। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या कर रही है ये, ब्याज चुका रही है। 35% क्या कर रही है, आय कहाँ से ले रही है, उधार ले रही है। क्योंकि कई बार इन करों को क्रम से जमाओ ये आ जाता है, किस कर से ज़्यादा कमाई हो रही है। एक ये चीज़ आपके समझ में नहीं आया, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स एंड अदर ट्रांसफर्स, ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके नगर निगम स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, लोकल बॉडीज़ कहा जाता है, उनको पैसा जा रहा है। नगर निगम, नगर पालिका, पंचायती राज में इनमें जो पैसा जा रहा है ना, उसको क्या कहा जाता है, 10% जा रहा है, ये है ना 10%। 17% क्या है, राज्यों का हिस्सा, करों में राज्यों का हिस्सा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो सेंट्रल से स्कीमें चल रही हैं, केंद्रीय, राज्य वाली नहीं। अब यहाँ पे वापस आई स्पॉन्सर्ड स्कीम। कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं जो प्रतिशत में चलती हैं कि 40% तो राज्य ने खर्च किया और 60% स्पॉन्सर्ड में आएगा वो। ये तो पूरा ही क्या कर रही है, सेंटर कर रही है। तो अपन जो लोक वित्त पढ़ रहे थे, आय व्यय पढ़ रहे थे, तो इस पे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है।